बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओवरहेड से रेलिवेंट प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ना कॉस्ट की थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट वगैरह, प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट और इस किस्म की चीजें वगैरह शामिल थी। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। मतलब अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये क्लासिफाई कर लिया था कि अगर कोई नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं तो वो तो चले जाएंगे हमारे पास हमारी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर एज एन एक्सपेंस। लेकिन अगर मेरे पास मेरे कोई प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं तो वो एफओएच का पार्ट बनते हैं। अब उनकी कॉस्टिंग हम लोगों ने किस तरह से जाके करनी है, तो उसके लिए काफी सारे मेथड्स हमें बताए जा रहे हैं। अब देखें, कहते हैं हाउ टू एब्सॉर्ब इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट टू प्रोडक्ट कॉस्ट। अब जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो तो डायरेक्टली उस यूनिट या उस प्रोडक्ट को हम लोग जाके अकाउंट फॉर कर देते हैं, उसको जाके हम लोग एलोकेट कर देते हैं। लेकिन जो हमारे इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, इनडायरेक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स जिसको पर यूनिट क्लासिफाई ना किया जा सकता हो, वो इनडायरेक्ट हमारे पास बन जाते हैं। तो उनकी एब्जॉर्प्शन आप लोगों ने कैसे करनी है कि पर यूनिट आप लोग चार्ज कितना करवाओगे, पर डिपार्टमेंट या पर प्रोडक्ट आपको उसको कितनी अमाउंट जाके चार्ज करोगे, उसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। अब देखें भाई, अगर आपको कंफर्म पता है कि एक यूनिट बनाने में आपका रॉ मटेरियल इतना लगता है, तो उसकी कोई एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट एलोकेट हो जाता है। आपको पता है एक यूनिट बनाने में आपकी डायरेक्ट लेबर इतनी लगेगी, वो भी डायरेक्टली उसको एलोकेट कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर किसी किस्म का फैक्ट्री का रेंट है, मशीन की डेप्रिसिएशन शामिल है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस शामिल है। भाई ये चीजें भी तो फैक्ट्री से रेलिवेंट है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो पर यूनिट मैं किसी एक प्रोडक्ट को रेंट कितना चार्ज करूं, इंश्योरेंस कितनी चार्ज करूं, या अगर कोई और इस किस्म का एक्सपेंस है तो वो जाके कितना चार्ज करूं एक प्रोडक्ट के ऊपर, या एक प्रोडक्ट के एक यूनिट पर कितनी अमाउंट चार्ज करूं, ये सीखना है अब हम लोगों ने। तो उसके लिए सबसे पहली चीज वो कह रहे हैं, in order to absorb indirect production related cost to product cost, following steps should be followed। सबसे पहला काम क्या होता है? एलोकेशन। कि आप लोगों ने उन एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है कि भाई ये एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस प्रोडक्ट ए को इतने चार्ज कर दो, प्रोडक्ट बी को इतने चार्ज कर दो, प्रोडक्ट सी को ये चार्ज कर दो। ये एलोकेशन हो जाएगी। मतलब आपने कुछ भी नहीं करना एलोकेशन में, आपको जिस तरह से वो बताए कि ये एक्सपेंस आपने जाकर इतनी अमाउंट इस प्रोडक्ट को या इस डिपार्टमेंट को चार्ज करनी है, आपने जाके सिंपली रिकॉर्ड कर देना है उस डिपार्टमेंट को या उस प्रोडक्ट। मतलब मैं आपसे ये कहूं कि सपोज कि ये 3% है, मिस्टर ए बी एंड सी, जाओ मिस्टर ए को 500 दे दो, मिस्टर बी को 200 दे दो, मिस्टर सी को जाके 300 दे दो, भाई जाके बस दे दे। ऑलराइट। अब क्या आपने कुछ किया? नहीं, मैंने खुद आपको बताया, जैसा मैं आपको बताऊं आपने वैसा करना है। ये कहलाती है एलोकेशन। क्या आप लोगों ने उन एक्सपेंसेस को एलोकेट किया है? बात क्लियर? फिर आपके पास आ जाती है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट में आपको थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। किस तरह से? कि मैं आपको टोटल एक्सपेंस बताऊंगा और आपसे कहूंगा कि भाई प्रोडक्ट ये डिपार्टमेंट ए बी एंड सी, या प्रोडक्ट ए बी एंड सी में जाकर ये परसेंटेजेस हैं, इन परसेंटेजेस के मुताबिक जाके इनको अब इनकी अपोर्शनमेंट करो। या मैं रेशोज बता दूंगा कि इस रेशो के मुताबिक जाके इनकी अपोर्शनमेंट करो। या मैं आप लोगों को मशीन ऑर्स के बारे में बता दूंगा, या मैं लेबर ऑर्स के बारे में बता दूंगा, या मैं टोटल कॉस्ट के बारे में आपको बता दूंगा कि अकॉर्डिंग टू कॉस्ट आप लोग जाकर इनकी अपोर्शनमेंट करो। तो वो कुछ भी बेस बनाई जा सकती है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास एक्सपेंस कौन सा है। अब जैसे कि अगर मैं फैक्ट्री रेंट की बात करूं, तो फैक्ट्री रेंट के लिए जो बेस्ट एलोकेशन होती है ना, हम लोगों ने जो अपोर्शनमेंट बेस्ट करनी होती है, वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया होता है। ऑलराइट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। आप लोग देखिए, अगर आप लोग हॉस्टल में रहते हो और बिजली का बिल आता हो तो आपने एक सब मीटर लगाए हुए होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि सपोज आपके हॉस्टल का रेंट आ गया 50,000 रुपए, उसने डिवाइडेड बाय 5 किया और हर किसी से 10-10 हजार रुपए ले लिए। नहीं, कोई एसी लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा। तो वो क्या आपको लगता है फिर जो एसी लगा रहा है वो भी 10,000 दे और जो नहीं लगा रहा वो भी 10,000 दे? तो ये बेस्ट अपोर्शन में तो ना हुई।
फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन। भाई सब मीटर लगा लो, सब मीटर के मुताबिक देख लो कि जिसने जितनी ज्यादा कंजम्पशन की होगी उसको उतना चार्ज करो। तो यहाँ कंजम्पशन भी हो सकती है। फिर हमारे पास लेबर के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो लेबर के एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के मुताबिक भी हो सकते हैं कि जितने ज्यादा किसी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उनको उतना ज्यादा जाके एक्सपेंस चार्ज करो। तो ये बेसिस हमारे पास हर क्वेश्चन में हर एक्सपेंस से रेलिवेंट वो बता देगा कि इस चीज को बेस बनाना है इस एक्सपेंस के लिए, और जाकर आप लोगों ने अपॉर्चनमेंट करनी है। फिर हमारे पास एक तो आ जाती है अपॉर्चनमेंट। आपने सिंपली जैसे ही फर्स्ट टाइम उनको रिकॉग्नाइज किया उसके बाद आपके पास वो सारे एक्सपेंसेस डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन बात ऐसा होता है कि उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस रह जाते हैं, तो हम लोग जाकर उनकी रीअपोर्शनमेंट करते हैं। अब ये कब होता है, देखो भाई आपके पास ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्शन से रेलिवेंट होते हैं और कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो सर्विसेज से रेलिवेंट होते हैं, जो उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों के पास है कोई सर्विसेज डिपार्टमेंट नहीं है, आपके पास है ये सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो आप लोग करोगे उसकी एलोकेशन, एक्सपेंसेस की करोगे एलोकेशन। दूसरी चीज, अगर प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विसेज डिपार्टमेंट भी हैं और वो सर्विसेज डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा, सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को किसी किस्म की सर्विसेज नहीं दे रहा, दोनों सर्विसेज डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन वालों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो की जाती है अपोर्शन में। ये बात आपको समझ आई। थर्ड में भी आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है और सर्विसेज डिपार्टमेंट भी है, लेकिन एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप जाके करोगे रीअपोर्शन। गॉट इट। आपको इन तीनों के फर्क का पता चल गया। अभी न्यूमेरिकली भी हम लोग जाके देख लेंगे कि आपके पास एलोकेशन क्या है, आपके पास अपॉर्चनमेंट क्या है और आपके पास रीअपोर्शनमेंट क्या है। रीअपोर्शनमेंट के लिए आपके पास तीन किस्म के उन्होंने मेथड्स बता दिए। अब यहां पर क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट को बेस बनाकर हम लोगों ने देखना होता है। कहते हैं व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट ओनली प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, then direct allocation method is used. In this method, no service department cost is transferred to other service department, rather it is apportioned to production department only. ये फर्स्ट सिचुएशन आपको बता रहे हैं कि किसी किस्म का कोई सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, तमाम सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। क्लियर? दूसरे में कहते हैं कि व्हेन one service department provides services to production department along with other service department, but with no reciprocity, then step down method is used. ये हमारे पास एक मेथड का नेम है, इसकी एलोकेशन के लिए स्टेप डाउन मेथड इज यूज्ड। इन दिस मेथड one service department cost is transferred to other service department along with production department but with no reciprocity। क्या मतलब कि भाई जैसे कैंटीन वाले हैं, कैंटीन वाले खाना तो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट वालों को भी तो देते होंगे। कैंटीन डिपार्टमेंट ये भी एक सर्विस डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को भी मतलब लंच दे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक और सर्विस डिपार्टमेंट भी मौजूद है, सपोज के एचआर का डिपार्टमेंट भी मौजूद है। तो क्या एचआर में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे क्या वो लंच नहीं करते होंगे? तो वो उनको भी जाके खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट कैंटीन वालों को कोई सर्विसेज नहीं देता, वो सिर्फ प्रोडक्शन वालों को सर्विसेज दे। दूसरा मेथड ये है कि आपके पास जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विसेज देता है, लेकिन दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट नहीं दिखाता। एचआर वाले कैंटीन वालों को किसी किस्म की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे किसको? प्रोडक्शन वालों को। तो सेकंड मेथड हमारे पास आ जाता है स्टेप डाउन मेथड। फिर थर्ड मेथड क्या है कि दोनों सर्विसेज डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सर्विसेज देते हैं। क्या कैंटीन वाले एचआर वाले तमाम एम्प्लॉयज को खाना प्रोवाइड करते हैं, लंच प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एचआर वाले भी कैंटीन वालों को उनकी जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग सी पॉइंट पे चले जाएंगे। तो कहते हैं समटाइम्स
each service department provides services to each other including production department, then we use the reciprocal method. इससे पहले वाले मेथड का नाम था स्टेप डाउन मेथड। फर्स्ट में तो आप लोगों ने जस्ट एलोकेशन कर देनी है, दूसरे में स्टेप डाउन मेथड, और तीसरे में रेसिप्रोकल मेथड। फॉर एग्जांपल, देयर आर टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। डिपार्टमेंट एक्स प्रोवाइड सर्विसेज टू डिपार्टमेंट वाई which provide services to department X including production departments. It can be solved through further two method. अब इसको सॉल्व करने के मजीद दो मेथड्स हैं, और वो कौन कौन से? फर्स्ट इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड द सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। बोथ मेथड आर डिस्कस, वो अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कर लेते हैं। यहाँ तक की बात समझ आई है? ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, अभी न्यूमेरिकली करेंगे तो इंशाल्लाह 100% ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली हम लोगों ने एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट करनी किस तरह से है, और एक मतलब अपॉर्शन करने के बाद रीअपॉर्शनमेंट कैसे आएगी वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब इसके लिए आपको कहता है कि आपके पास एक एब्जॉर्प्शन रेट होना चाहिए, और एब्जॉर्प्शन रेट आपके पास कैसे आएगा? इसे कहा जाता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और इन शॉर्ट इसे कहते हैं OAR। O stands for overhead, A stand for absorption, R stand for rate। OAR, overhead absorption rate। ये आप लोगों ने डिटरमिन करना होता है, और ये कैसे आपके पास आएगा? इसके लिए ना आप लोगों ने एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स लेने हैं इन टोटल, कि आपके आने वाले साल में आपके इन टोटल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने होंगे, और इसको डिवाइड कर देना है एस्टिमेटेड बेस टू बी यूज्ड। अब हर ओवरहेड के लिए बेस डिफरेंट होगी, तो जिस किस्म की बेस होगी आपने उसके साथ डिवाइड कर देना है। बेस कौन कौन सी हो सकती है? सबसे जो कॉमन बेस हम लोग यूज करते हैं ना, वो होती है नंबर ऑफ यूनिट्स। सबसे जो कॉमन बेस यूज करते हैं वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम लोग देखेंगे अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिर दूसरे नंबर पे आती है लेबर आवर्स। लेबर आवर्स कि एक साल के अंदर इन टोटल कितने लेबर आवर्स काम करेंगे, तो डिवाइडेड बाय लेबर आवर कर दें। तीसरी हमारे पास आती है मशीन आवर्स, तो हम लोग डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स कर देंगे। फिर चौथी हमारे पास आएगी लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स नहीं, लेबर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो लेकर आएंगे। फिर मशीन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको लेकर आएंगे। फिर प्राइम कॉस्ट की कोई ना कोई परसेंटेज हो सकती है, और प्राइम कॉस्ट क्या होती है हमारे पास? डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसकी कोई ना कोई परसेंटेज हो सकती है। तो इन टोटल ना 6 डिफरेंट बेसिस हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उनमें से कोई सी भी एक बेस हम लोग यूज कर लेंगे। अच्छा, ऐसा होता है एक ही क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ओवरहेड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हर ओवरहेड के ऊपर डिफरेंट बेस अप्लाई हो जाती है, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने उसकी अपॉर्चुनिटी करनी। गॉट इट? ये अभी हम लोग करके देख लेते हैं न्यूमेरिकली। फिर क्या कहता है? नोट इफ द बेस इज इन कॉस्ट, जैसे लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, अगर कहता है इस किस्म की हो तो आपने उसको फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 करके ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। वैसे तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं कर रहे, लेकिन जब ये बेस कॉस्ट की फॉर्म में हो तो आपने फार्मूले को मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है और उसको कन्वर्ट कर लेना है किस में? परसेंटेज। क्लियर? नेक्स्ट देखें, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं। अब देखें भाई, एस्टिमेटेड है तो मतलब प्रोजेक्शन, एक अंदाजा। अंदाजा कब होगा? एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। आपने उस टाइम पर प्रीवियस ईयर के ओवरहेड्स को बेस बनाकर आपने कमिंग ईयर्स के ओवरहेड को एस्टिमेट कर लेना है। अब उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आप लेकर आओगे कि जर्नल इन्फ्लेशन रेट हमारे पास क्या चल रहा है। इस मतलब अगर ओवरहेड 10,000 के थे तो 20% अगर इन्फ्लेशन है तो हम लोग उसको इंक्रीज करके 12,000 भी कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक आपको बता देगा। The estimated factory overhead is the amount of overhead that management expects to incur in the coming period. The amount of estimated factory overhead can be calculated by applying first 3 steps as mentioned above. तो ऊपर वाले मेथड, वो जो 3 स्टेप्स हमारे पास थे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे एस्टिमेटेड ओवरहेड कितने हैं।
बेस टू बी यूज, अभी जो बात मैं आपसे कर रहा था कि कौन कौन सी ओवरहेड्स के लिए हम लोग बेस यूज करते हैं, तो ये 6 डिफरेंट बेसिस हैं। हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर ये 6 की 6 बेस यूज करेंगे और हम लोग ओवरहेड का रेट फाइंड करेंगे कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा। कौन कौन सी बेस हो सकती है? फिजिकल आउटपुट मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, लेबर कॉस्ट हो सकती है, प्राइम कॉस्ट हो सकती है, लेबर ऑर्स हो सकते हैं और मशीन ऑर्स हो सकते हैं आपके पास। जब भी लेबर कॉस्ट या लेबर ऑर्स की बात करें तो आपने हमेशा याद रखना है कि वो डायरेक्ट वाले हैं, इनडायरेक्ट वाले नहीं। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब आया हमारे पास ओके, बेस को हम लोगों ने कैसे सिलेक्ट करना है, तो वो डिपेंड करता है उस ओवरहेड के ऊपर कि उस ओवरहेड के लिए बेस्ट बेस कौन सी बनती है। अब देखो, सपोज कि किसी भी चीज के लिए, जैसे रेंट के लिए, क्या रेंट की आपको लगता है कि बेस मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बनाने चाहिए? क्या बनानी चाहिए? बेस्ट बेस क्या बनेगी रेंट के लिए? फ्लोर एरिया, ये उसके लिए बेस्ट है। ऑलराइट। अच्छा, इसी तरह अगर मैंने फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो उसके लिए आपको क्या लगता है बेस्ट बेस कौन सी बनेगी? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ, अगर मैंने एक इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इंश्योरेंस भी फ्लोर एरिया के मुताबिक जा सकती है। इंश्योरेंस भी फ्लोर एरिया के मुताबिक जा सकती है। इसी तरह अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन को क्या फ्लोर एरिया के मुताबिक लेके चलोगे? सुबह प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है तो ऐसा नहीं लगता कॉस्ट ऑफ मशीनरी के मुताबिक हम लोग उसको लेकर चलें, तो वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी के मुताबिक। लेकिन अगर वेजेस हैं तो उनको किसके मुताबिक लेके चलेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के मुताबिक लेके चलेंगे। अच्छा, मटेरियल है तो उसको किसके मुताबिक लेके चलना चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के मुताबिक लेके चलना चाहिए। ऑलराइट। तो उसके इसी तरह मशीनरी की अगर आप लोगों के पास डेप्रिसिएशन है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो मशीन ऑर्स के मुताबिक भी आप जा सकते हो कि जिस डिपार्टमेंट ने जितने घंटे काम किया है उसके मुताबिक वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये बेस जो होती है ना, ये ओवरहेड के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसके लिए बेस्ट बेस कौन सी बनाएंगे। गॉट इट? गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट देखें। अब आ गई हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी कि हम लोगों ने अपने ओवरहेड्स कोई एलोकेशन एंड अपॉर्चुनिटी किस तरह से करनी है। ओवरहेड्स की एलोकेशन एंड अपॉर्चुनिटी किस तरह से करनी है। पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये वो आपका चैप्टर है या क्वेश्चन समझ लें जो कि अप्रोक्सीमेट को 8 मार्क्स तक ओवरहेड में से आ सकता है। तो 7 to 8 मार्क्स तक ओवरहेड में से। और क्या कि इस किस्म का क्वेश्चन होगा, सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे, उनकी बेसिस प्रोवाइड करेंगे और आपसे सिर्फ इतना कह देंगे कि इन ओवरहेड्स को एलोकेट करके बताओ कि पर प्रोडक्ट या पर डिपार्टमेंट टोटल कॉस्ट क्या बन रही है। तो मतलब एक इजी है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप इसमें से 7 to 8 मार्क्स बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अब किस तरह से? ये वो डाटा है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ आपके पास होंगे आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन सी है आपके पास? मशीन शॉप ए, मशीन शॉप बी एंड असेंबली डिपार्टमेंट, ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। साथ में आपके पास आ रहे हैं आपके सर्विसेज डिपार्टमेंट। और सर्विसेज डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं? कैंटीन एंड मेंटेनेंस। अच्छा, अब देखिए डायरेक्ट वेजेस बता दी उसने कि भाई टोटल मेरी डायरेक्ट वेजेस ये हैं, लेकिन उनमें से अब डायरेक्ट वेजेस हैं तो डायरेक्ट वेजेस का ताल्लुक किससे होता है? प्रोडक्शन से। तो क्या इसका सर्विस डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक है? तो देखो, सर्विस डिपार्टमेंट के सामने डायरेक्ट वेजेस नहीं आ रहे। गॉट इट? अब ये आ गई कि हर किसी को मशीन शॉप ए, मशीन शॉप बी एंड असेंबली डिपार्टमेंट, इन सब को ऐड करें तो आपके पास ये टोटल बन। अच्छा, आप लोगों ने भी जब ये टैबुलेशन की फॉर्म में आंसर करना होता है, जब टेबल बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से पहला ही कॉलम आपने टोटल के लिए रख लेना है। इवन कि ये लास्ट में भी जा सकते हैं तो मसला नहीं है। क्या पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सारे लिखें, सर्विसेज डिपार्टमेंट लिखें, एंड पे टोटल लिख लें। एंड पे भी जा सकते हैं, फर्स्ट पे भी लिखना चाहो जा सकते हैं, डिपेंड करता है सोल्यूशन जैसा होना आपने वैसा बना के दे देना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन मौजूद हो उसके मुताबिक सोल्यूशन बना के दे देना है। ये टोटल की समझ आ गई। अब इनडायरेक्ट वेजेस हैं तो मतलब ऐसी जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अब उसके बारे में उसने हमें बता दिया कि टोटल ये हैं, लेकिन इस तरह से उसने खुद से कैलकुलेशन करके दे दी। क्या मुझे किसी किस्म का कोई रेशो वगैरह, कोई परसेंटेज, कोई चीज, कोई बेस लगाने की जरूरत है?
तो भाई ये एक्सपेंसेस ऑलरेडी एलोकेटेड हैं टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, मुझे कुछ भी करने की ऐसा जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बात, मैं क्या पढ़ रहा हूं आज, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एम आई राइट? तो बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड में डायरेक्ट वेजेस नहीं आती, डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट नहीं है, वो तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। इसको अपने सोल्यूशन से वैसे इग्नोर कर देना। हम लोग, हमारा जो फोकस है आज कौन से पार्ट के ऊपर है, एफओएच के ऊपर है। एफओएच में कभी भी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं आएगी। ये कंफ्यूज कर रहा है सिर्फ आपको, आपने अपने सोल्यूशन में इसको नहीं लेकर आ। बात क्लियर? हाँ, इनडायरेक्ट वेजेस आप देखें एफओएच का पार्ट है, यहां से मेरा सोल्यूशन तैयार होगा। गॉट इट? और ये ऑलरेडी एलोकेटेड है, आपने सिंपली एज इट इज इसको जाके रिकॉर्ड कर देना है और कुछ भी नहीं करना आपने इसका। बात क्लियर? अच्छा फिर देखिएगा जरा, कहते हैं कंज्यूमेबल मटेरियल्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। कंज्यूमेबल मटेरियल्स, उसके लिए टोटल ये, लेकिन साथ साथ ये, अब देखो ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। कंज्यूमेबल मटेरियल्स ये जो टूल्स वगैरह, स्पेयर पार्ट्स और इस किस्म की चीजें हैं, उस किस्म की बात कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल आपके एफओएच का पार्ट होता है, ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। अच्छा फिर वो आप बता रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें हम लोगों ने इस तरह से मौजूद है, तो कैंटीन वाले भी तो कुछ ना कुछ यूज कर रहे होंगे चीजें, तो उसने आपको बता दिया। फिर क्या है, रेंट एंड रेट्स टोटल बताया, लेकिन सामने देखो तो उसने कहीं पर भी इसको अपोर्शन नहीं किया। मैं करूंगा, ऊपर वाले एक्सपेंसेस एलोकेटेड थे, ये पहले वाले ये दोनों इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल ये एलोकेटेड थे। अब जो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये आपको बता रहा है सारे एक्सपेंसेस, लेकिन इन टोटल बता रहे हैं आपने इनको अपोर्शन करना है। अब इनके ऊपर अपॉर्चुनिटी लगेगी, अब वो डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी कौन सी बेसिस के मुताबिक लगेगी। अब उसने आपको बता दिया रेंट एंड रेट्स इतनी इतने टोटल हो गए, बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, हीट एंड लाइट है, पावर है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स है। अब बेसिस बता रहे हैं आपको, कहते हैं कि भाई कितना कितना एरिया यूज कर रहे हैं, तो आपको टोटल एरिया कहता है 90,000 स्क्वायर फीट का है, उसमें से मशीन शॉप ए, बी, असेंबली डिपार्टमेंट, कैंटीन और ये मेंटेनेंस को। अच्छा आपको क्या लगता है ये वो एक्सपेंसेस हैं जो मैंने अपोर्शन करने हैं? अब आपको क्या लगता है कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको स्क्वायर फीट के मुताबिक लेकर चलें? रेंट एंड रेट्स स्क्वायर फीट के मुताबिक जा सकता है। इवन कि अगर आप लोग देखें इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, ये भी स्क्वायर फीट एरिया के मुताबिक जा सकता है। क्या ख्याल है? अच्छा वैसे तो ये होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में खुद बता देगा कि आपने कौन से एक्सपेंसेस के लिए कौन सी बेस कंसीडर करनी है, क्वेश्चन में खुद बता देगा। लेकिन अगर खुद ना बताए तो थोड़ी सी रैशनल ओपिनियन के साथ आप लोगों ने चलना है। फिर आपने अपनी अजम्पशन के बारे में उसे बताना भी होगा कि भाई इसके लिए मैंने इस बेस को कंसीडर किया और उसके मुताबिक मैंने एक्सपेंसेस को इस तरह अपोर्शन किया, तो मेरे पास ये उनकी एलोकेशन पर। बात क्लियर? अच्छा फिर देखें वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन उसने बता दी टोटल इतनी और ये मशीनें इस तरह यूज हो रही हैं। वैल्यू ऑफ मशीन क्या चीज जानी चाहिए? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, मतलब पता चल रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ मशीन होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ मशीन पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। मशीन है तो मेथड तो एक ही होगा। क्या ख्याल है? लेकिन सिर्फ जिसकी जितनी वैल्यू उतनी उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो ये डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग लेकर चले जाएंगे वैल्यू ऑफ मशीन। फिर आ गया पावर यूजेज, उसके मुताबिक आ गया, तो पावर यूजेज किसको, टोटल पावर जो है इसको हम लोग एलोकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर यूजेज। फिर आपके पास आ गया आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स के बारे में ऐसा कोई ऐसी बात नहीं आ रही। डायरेक्ट यूजेज मशीन आवर्स आपके पास ये इस किस्म के। अच्छा यहाँ पे हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट को किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू एरिया जा सकती है हीट एंड लाइट। नहीं पावर तो यह आ गई ना, तो पावर यूजेज वो सिर्फ इधर आ जाएगी, बाकी ये जो हीट एंड लाइट ये अकॉर्डिंग टू एरिया वैसे चलती है मोस्टली।
कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही एक्सपेंस ज्यादा आएगा उसके ऊपर। ओके हो गई बात? ओके हो गई बात? अच्छा, बाद में एक्स्ट्रा उसने जरा आपको लेबर आवर्स बता दिए, साथ में मशीन आवर्स बता दिए। अब हमने चलना है इनकी एलोकेशंस की तरफ। कहते हैं एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट शीट ऑफ AGFA एंड कंपनी इज गिवन बिलो, ऑल अमाउंट्स आर गिवन इन रुपीज। ये आपने राउंडिंग ऑफ बता देनी है कि ये वाली होगी। अच्छा, सेम टेबल बनाना है आपने जैसा क्वेश्चन में गिवन है। मतलब आप लिखो सबसे पहले कि वो एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन के मेरे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, फिर साथ उसके बेस बताओ कि इन एक्सपेंसेस के लिए हम लोग बेस किसको कंसीडर कर रहे हैं। आप लोगों ने वो बेस साथ में बता देते हैं। ऑलराइट, फिर आप टोटल के पास आओगे तो भाई मेरे टोटल एक्सपेंसेस इतने हैं। फिर आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ आ जाना। अब जैसे ही आप आओगे, अब आपने क्वेश्चन के सीक्वेंस के मुताबिक रहना है। सबसे पहले वहां पे मौजूद था हमारे पास डायरेक्ट वेजेस, जो कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन में नहीं आएगा। हम लोग जाएंगे किसके पास? अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेस इन टोटल दिस उसने खुद से एलोकेट किया हुआ। क्या मैं इसके लिए कोई बेस कंसीडर कर रहा हूं? तो भाई मुझे यहाँ पे कोई लेबर और वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि आप डायरेक्ट लेबर आर तो नहीं लिख देते। तो क्या मुझे इस पर किसी किस्म की कोई वर्किंग करने की जरूरत है? तो मैं क्या कहूंगा, भाई एलोकेटेड है। सेम केस विद कंज्यूमेबल मटेरियल्स, एलोकेटेड है ऑलरेडी। क्लियर? जिस तरह से गिवन है एज इट इज जाकर हम लोगों ने इनको रिकॉर्ड कर देना है। मेरे ख्याल से आपको इन दोनों में कोई इशू नहीं, कोई इशू, इजी है ना ये सब। अच्छा, फिर देखो अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास आ गया रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स इन टोटल, इसके लिए अब ये एलोकेटेड नहीं है तो इनको अपॉर्चनमेंट के लिए बेस किसको बनाओगे? सरफेस एरिया आपके पास जो एरिया इन स्क्वायर फीट मौजूद है। अच्छा, इसके लिए क्या करोगे? टोटल एरिया कितना? अब इसके लिए आप लोगों ने बनानी है एक फैक्ट। क्या? टोटल एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय जिसको एलोकेट करना है उसका एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ऑलराइट, तो अब देखो 66,800 मल्टीप्लाइड बाय 20/90। तो देखो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, जरा कैलकुलेट कर लो जी। 14844। अच्छा, आगे 20 को सिर्फ 24 से रिप्लेस कर दो। मैं ये देखो इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए ना ख्याल क्या करो कि आपका ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एक तो दोनों अमाउंट इन रुपीज 1000 है तो जस्ट 24 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ अमाउंट को इन टोटल लिख लिया करो। 66,800 इज इक्वल टू, ये वैल्यू बन गई 17813। अब देखो जैसे ही आगे आया ना तो मुझे पता है सिर्फ 30 ने रिप्लेस होना है। ये देखो मैं ये इधर आया 24 को खत्म किया, यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया और वैल्यू बन गई 22267। ये मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, यहां पर बताओ फिर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/90। तो ये देखो हम इसको करेंगे इस तरह, 12 वैल्यू आ जाएगी 890। अच्छा, लास्ट में ना राउंडिंग ऑफ के इम्पैक्ट को जरा खत्म किया करो कि टोटल आपके पास ये जीरो ही बने, मतलब 800, 66,800। लास्ट वन इज 4। अब यहां पे जैसे ही आएंगे 4 इज इक्वल टू 2969। अब अगर 9 करूं तो देखें 9 7 16 8 7 23 26 24, बिल्कुल ठीक है। 2969 8 करता तो एंड पे 799 आ जाता। ओके, तो इस राउंडिंग ऑफ को भी एंड वाली वैल्यू पे जरूर देख लिया था कि मेरे पास इनका टोटल 66,800 बनना चाहिए। प्रोपोर्शन में समझ आ गई है? कोई मसला है? अच्छा, अब देखें। ओके भाई, ये देखें ये वैल्यूज आ गई एंड आई होप कि आप सबने भी यही वैल्यूज लिखी हैं। इसी तरह
बिल्डिंग इंश्योरेंस वगैरह की तरफ चले तो वो इंश्योरेंस भी अकॉर्डिंग टू, देखो बेस किसको बनाया उसने, हम लोगों ने भी यही डिसाइड किया था। सबसे पहला काम ही यही होता है कि किसी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अगेंस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड के अगेंस्ट आपने अपनी बेस को कंसीडर करना है कि भाई इनके लिए बेस क्या होनी चाहिए। हमने कहा भाई स्क्वायर फीट है। अब जैसे ही ये स्क्वायर फीट आपने साथ में बताना है कि भाई मैंने इसके मुताबिक ये किया है। क्लियर, बस इतना बता देना बहुत होता है। अब जैसे ही इधर आएंगे रेंट एंड सॉरी बिल्डिंग इंश्योरेंस, तो सेम 9600 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 90। देखें जरा, ये आ जाएगा 20 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 9600। द आंसर इज 2133। इसी तरह इधर 24/90। देखिए आपने देखो इस तरह कैलकुलेशन करोगे तो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आप लोगों का। 2560। इसी तरह 30/90 जैसे ही किया हम लोगों ने, आंसर 3200। शाबाश। नेक्स्ट वन मुझे बताओ। 1280 एंड 427। अब यहाँ पे जरा चेक कर लिया करो 7310 ओके 0 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा जब ये कैलकुलेशन करवा रहा हूं तो बुक में से आंसर देके नहीं बताना, खुद कैलकुलेट करके मुझे बताना, राइट। वरना बुक में से तो मैं भी जाके ये देख सकता हूँ कि भाई ये वैल्यूज आ रही हैं। इसको सिर्फ चेकिंग पर्पस के लिए रखा करो कि भाई मैंने जस्ट सोल्यूशन को चेक करना है। कोई डाउट? अच्छा इसी तरह से अब हीट एंड लाइट को आप लोगों ने कर देना है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है ना जी। नेक्स्ट जब हम लोग गए ना पावर, पावर की यूजेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। देखो पावर यूजेज परसेंटेज मतलब टोटल वही 100% ही बनता है। अब क्या करना है, पावर 34,400 जरा लिखो कैलकुलेटर पे। 34 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें 54% है तो या तो 54% कर लो इसको या 0.54 लिख लो, एक ही बात है। तो वैल्यू आ गई 18576। यहां पर आ जाएगा पावर 18576। अच्छा नेक्स्ट वन इज 40% इज इक्वल 13760 जी। नेक्स्ट वन इज 10 जी। नेक्स्ट वन 344 जी 688 और ये आ गया आपके पास आंसर 688। ऑल राइट। अच्छा मुझे ना जरा जल्दी से मशीन वैल्यू के मुताबिक मुझे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन इसकी ये वैल्यूज कैलकुलेट करके दें। अच्छा अब यहां पर देखें आपने जब भी इनको करना हो ना वैल्यू फाइंड, भाई वैल्यू इन टोटल लिख लिया करो 160 मल्टीप्लाइड बाय, अब जब बेस बनाने लगो ना तब आप लोग जरा राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1000 से कैंसल, तो बार बार फुल वैल्यू लिखते रहोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। सिंपली आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, वैल्यू ऑफ मशीन 760 डिवाइडेड बाय 1608 और इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1000। अच्छा जब इधर गए तो फिर 716 इज इक्वल टू 71600 जी। अच्छा आई होप कि अब आपको समझ आ गई है। तो नेक्स्ट वैल्यू 8 जी। अच्छा ये मेरे ख्याल से 10% चल रहा है, हाँ 10% चल रहा है ना। अगर यहां से देखो तो टोटल वैल्यू का 10% आपके पास अप्रिसिएशन है, तो हर वैल्यू का 10% लेते जाओ। क्लियर। अब यहां से आपके पास बन जाएगा 3200। आपने मेरी बात पिक कर ली होगी जी। अब ये जाकर आप लोगों ने यहां पे रिकॉर्ड कर दी। किसी को कोई एतराज?
अच्छा, अब उसने कहीं पे ये नहीं कहा था कि सर्विस डिपार्टमेंट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी किसी किस्म की कोई सर्विसेज दे रहा है। अगर ऐसा होता तो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंस वहां पे एलोकेट होता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो हर डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों ने अलग अलग से इनका टोटल कर लेना है। एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट ये हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से हमारे पास मौजूद है। और इस तरह का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, इन टोटल आपके ये एक्सपेंसेस हैं, इन टोटल उसमें से ये शॉप ए, शॉप बी, असेंबली, कैंटीन एंड मेंटेनेंस, हर किसी के अपने अपने एक्सपेंसेस आ, किसी को एतराज? सब क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट रीअपोर्शनमेंट सीखते हैं कि बेसिकली रीअपोर्शनमेंट क्या है। इसी क्वेश्चन के आगे रीअपोर्शनमेंट भी हो सकती थी। क्या सिर्फ इतना बताना था कि सर्विस डिपार्टमेंट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या सर्विसेज दे रहे, तो वहां पे वो चीज खत्म हो जाती। फिर इन अपोर्शनड ओवरहेड्स की रीअपोर्शनमेंट होती, मतलब रीअपोर्शनमेंट के लिए पहले अपोर्शनमेंट की जाती है, जहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब उसने क्या किया, यहां तक वो सारे हमें बता दिए। कहते हैं जब यहां तक आप पहुंच जाओ कि एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स आप फाइंड कर लो, अब उसने एक न्यू एग्जांपल बना दी, एक नई एंटिटी लेकर आ गया और आपको बताया कि इनके ये हमारे पास ओवरहेड्स मौजूद हैं, मतलब ये वो चीजें हैं जो ऊपर हमने फाइंड की। अब क्या करना है, अब इसकी बात को जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं द आरएस कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा फॉर इट्स ओवरहेड, द एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज गिवन बिलो। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गए एंड मशीन और आ गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड। अच्छा, अब देखो क्या यही चीज हमें यहाँ पे गिवन नहीं थी? मशीन और डायरेक्ट लेबर और, मतलब हम यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ज्यूम कर लें अगर, तो हम लोग इसकी भी रीअपोर्शनमेंट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की भी। ओके, अच्छा अब देखें यहां पे आपको क्या बताया। कहते हैं मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ए, बी और सी के पास इतने इतने हैं, जबकि मशीन्स और ए, बी और सी जे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या मशीन्स कैंटीन वालों के पास है प्लांट एंड मशीनरी? समझो, क्या मेंटेनेंस वाला कैंटीन वाले को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मेंटेनेंस वाले के पास बेसिकली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, कैंटीन वाला उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जब उसने मुझे उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही नहीं बताए, तो क्या मैं कैंटीन वाले के एक्सपेंसेस उसको दे सकता हूं? नहीं दे सकता। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, कैंटीन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके मैंने अपोर्शन करने हैं, और मेंटेनेंस के भी जितने एक्सपेंसेस हैं वो भी जाकर प्रोडक्शन वालों को, कैंटीन वालों को नहीं बचे। मेंटेनेंस के भी सारे एक्सपेंसेस ओवरहेड्स प्रोडक्शन वाले को, कैंटीन के भी जितने भी ओवरहेड्स हैं वो भी सारे के सारे, क्योंकि ये दोनों हमारे प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, भाई एम्प्लॉयज को खाना नहीं खिलाऊंगा तो बेचारे क्या काम करेंगे? तो कैंटीन हमने बनवाई इसीलिए है ताकि मेरे एम्प्लॉयज को लंच वगैरह या जो चाय शाय खाने पीने की चीजें मिल सकें। भाई अब मेरी लेबर ने काम करना है, जब तक उनको मशीन ही ठीक अप टू डेट नहीं मिलेंगी क्या लेबर काम कर पाएगी? इसीलिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनवाया हुआ है। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ना हो तो भी तो प्रोडक्शन नहीं चल सकती ना। तो दोनों प्रोडक्शन वालों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है जैसे उनका एक्सपेंस भी प्रोडक्शन वालों को दो। क्या ख्याल है? लेकिन मसला ये है कि कैसे दो, उसके लिए कहा गया रीअपोर्शनमेंट। अब आप मुझे बताओ, हम क्वेश्चन ही पढ़ते आगे। आप मुझे बताओ कि भाई अगर कैंटीन के एक्सपेंसेस को मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करना है, तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ मशीन और जाऊं? पता है आपको भाई बेस क्या होनी चाहिए किसी ओवरहेड के लिए। अब अगर मैं मेंटेनेंस के लिए जाता हूं, तो क्या मेंटेनेंस को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के मुताबिक लेकर जाऊं? क्या भाई पता है हमें? क्या अब उसके बताने की कोई जरूरत है? हाँ, जहां पर कोई एम्बिग्विटी होगी ना, वहां पर वो आपको बता दे क्या हमने इसको एलोकेट किस तरह से। क्लियर? अच्छा अब जरा उसकी बात सुने। कहते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स कैंटीन एंड मेंटेनेंस इज अपोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। मतलब
सर्विस डिपार्टमेंट को किसी किस्म की कोई सर्विसेज नहीं दे। बात क्लियर हो गई? कोई इशू? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं होता जो आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था। अब यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पर री अपॉर्चनमेंट आ गई, क्योंकि पहले तो कर चुके हो, टोटल फाइंड कर लिया आप लोगों ने। अब जब टोटल आ जाएगा ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट, आपने उन सर्विसेज डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन करना है टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, या आगे आपको बेसिस दे दी, कैंटीन के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और मेंटेनेंस के लिए। अब देखें आपके पास कैंटीन का कितना एक्सपेंस है, किसको चार्ज करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज करना है। तो भाई ऐसा नहीं है जैसे ये 30,000 फिर खत्म हो जाएगा, आपने इसको फिर खत्म कर देना है, इसका टोटल नील आ जाएगा। ओके, और ये 30,000 कहां चला जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। कैंटीन बनाई हुई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, तो प्रोडक्शन जो कैंटीन के एक्सपेंसेस आएंगे वो भी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दो। तो क्या कैंटीन का कोई एक्सपेंस बचेगा? नहीं, तो उसको नील करो, तो उसका जितना भी एक्सपेंस हो वो सारे का सारा माइनस करो। ओके, तो इसका टोटल एक्सपेंस नील हो जाए। आपके टोटल एक्सपेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंस। गॉट इट? अब ये 30,000 इन्होंने आपस में डिवाइड करना है, लेकिन किन बेसिस पर डिवाइड करेंगे? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आ रही हैं? 150। तो एलोकेशन किस तरह से होनी है? ये देखें 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कितना? 16,000 इसको देंगे। गॉट इट? नहीं समझ आई? अच्छा नेक्स्ट वाला बताओ फिर मुझे। 12,000 एंड, तो देखो क्या ये 30,000 इन्होंने आपस में डिवाइड कर नहीं लिया? किसको बेस बना के किया? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। भाई जिसके बाद जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे उतने ही लोगों ने खाना खाया होगा, तो एक्सपेंस भी तो उसके हिसाब से जाना चाहिए। क्लियर? अब मेंटेनेंस वालों के पास गए, कितना मेंटेनेंस? भाई ये 40 भी खत्म हो जाएगा, और ये अपना पूरा एक्सपेंस किसको चार्ज करवाएगा? प्रोडक्शन। किन बेसिस पर? अच्छा टोटल मशीन और कितने बन गए आपके पास? 10,000। 10 नहीं बन रहे? 10,000। तो अच्छा कितना आ जाएगा यहां से? 12,000। यहां पर आपके पास आ जाएगा 18। अब जब टोटल करने लगे तो देखो मेंटेनेंस का भी 0 हो गया। हाँ, लेकिन जहां पर देखो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 178,000। इसका टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 130,000। और इसका टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? अच्छा अभी मैंने कुछ देर पहले एक बात की थी, मुझे यहां पर आप टोटल करके बता सकते हो कि ये टोटल ओवरहेड्स आपके पास कितने आ रही हैं? इन सब का टोटल 380,000। अच्छा क्या मुझे इन सब का टोटल करके बता सकते हो? यही बात मैंने कही थी कि भाई आपके टोटल एक्सपेंस में चेंज नहीं आएगा। बिफोर एलोकेशन अपॉर्चनमेंट भी 380 था, आपने जब इनको रीअपोर्शनमेंट किया तब भी टोटल, लेकिन फर्क क्या आया है? हर किसी के इंडिविजुअल टोटल में फर्क आया है। गॉट इट? कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो पहले टोटल चल रहा था 150, वो अब कितना हो गया? जो पहले 100 था वो, और जो पहले 60 था वो, लेकिन सर्विसेज डिपार्टमेंट नील हो गए। ये रीअपोर्शनमेंट। बात क्लियर? किसी को एतराज? अच्छा, और ये मेथड कौन सा मेथड कहलाता था? स्टेप डाउन मेथड।
ये कौन सा मेथड है? स्टेप डाउन मेथड। तो देखो 30 से 0 पर आ गए, स्टेप डाउन। गॉट इट? अच्छा अब देखो, ये आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली तो स्टेप डाउन इस तरह आ जाता है। अच्छा आपको ये कैलकुलेशंस की समझ आ गई? सेम आप लोगों ने टेबल ऐसे ही बनाना है, ऊपर वाले एक्सपेंसेस को एज इट इज इन टोटल लिखने के बाद फिर पहले कैंटीन भाई इन दोनों में से जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, देखो जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, फिर चाहे जिसको मर्जी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको डायरेक्ट एलोकेशन मेथड ही कहा गया था। ये देखो ये फर्स्ट वाले पे अभी मौजूद है, इस पर अभी हम लोग मौजूद थे। सेकंड स्टेप डाउन मेथड अभी आएगा जिसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को तो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा लेकिन दूसरा पहले को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं, वो स्टेप डाउन था। ये डायरेक्ट एलोकेशन ही है हमारे पास। ऑल राइट? अच्छा आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही इसके सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर देना है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अब आ जाए रीअपोर्शनमेंट स्टेप। अब क्या होगा, जैसे उसने कहा स्टेप डाउन मेथड, तो एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा लेकिन उससे किसी किस्म की कोई उम्मीद। अच्छा आपके ख्याल में जैसा क्वेश्चन हमारा चल रहा है, क्या मेंटेनेंस वाला कैंटीन वाले को सर्विसेज देगा? नहीं, कैंटीन वाला मेंटेनेंस वाले को सर्विसेज देगा। ओके, मेंटेनेंस वाला डायरेक्ट प्रोडक्शन के पास ही जाएगा। गॉट इट? अच्छा अब इसकी आप लोगों ने एलोकेशन और रीअपोर्शनमेंट किस तरह से करनी है, देखो यहां तक उसने आपको पहुंचा दिया। उसके बाद जब कैंटीन वाले ने सर्विसेज देनी है ना, तो उसने मेंटेनेंस वाले से भी पूछना है भाई तुम्हारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, तो उसने बता दिया भाई मेरे पास कितने हैं, तो खाना इनको भी खिलाएगा। लेकिन जब मेंटेनेंस वाला आएगा तो फिर उसने सिर्फ प्रोडक्शन वाले से पूछना है भाई आपके पास मशीन और कितने हैं, उसने अपनी सर्विसेज सिर्फ इनको देनी है। अब ऐसी सिचुएशन में ये नहीं हो सकता कि आप मेंटेनेंस वाले को पहले सॉल्व करो, ये नहीं हो सकता। आपने पहले कैंटीन वाले को सॉल्व करना है, ऑलराइट, फिर मेंटेनेंस वाले के पास जाओ। गॉट इट? पहले कैंटीन वाले को सॉल्व करोगे और फिर मेंटेनेंस। आप पहले मेंटेनेंस को नहीं सॉल्व कर सकते। ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर आप पहले मेंटेनेंस भी कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ना था। आप पहले कैंटीन कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन इधर फर्क पड़ेगा। गॉट इट? अच्छा अब इसको कैसे करना है? सबसे पहले कौन अपनी सर्विसेज किसको देगा? कैंटीन वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लस मेंटेनेंस, इन सबको अपनी सर्विसेज दे। तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे नील हो जाएंगे। तो ये माइनस कर, यहां से माइनस करके अब प्लस किस में होंगे? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? अच्छा अब बताओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का हिस्सा कितना बनेगा 34 में? 16,000। क्या आपको ये बात समझ आ गई? कैलकुलेशन करके देखना जरा। जी तो नेक्स्ट अमाउंट अब आप बताएं क्या हमारे पास आ जाएगी? शाबाश, द नेक्स्ट अमाउंट इज 2,000। और नेक्स्ट अमाउंट, अच्छा अब आप लोग देखें क्या 34,000 एलोकेट हो नहीं गया सब में? बस यही काम करना था। लेकिन जब आप मेंटेनेंस के पास गए तो 40 नहीं है उसके पास, इसलिए कहा था कि पहले कैंटीन वाला हिस्सा उसको दो ताकि वो अपने टोटल पे पहुंच सके। अब वो अपने टोटल अमाउंट कौन सी माइनस करवाएगा? उसने खुद को नील करवाना है। अगर ये पहले खुद को नील करवा देता तो बहुत 40,000, तो 4,000 तो फिर दोबारा आ जाता, फिर वो 4,000 के लिए जाता। तो क्यों ना हम पहले फिर कैंटीन का हिस्सा उसको दे दें, उसका टोटल हिस्सा बन जाए, उसके बाद हम लोग चले जाएं। अब देखो 44 को, तो 44 इसके मुताबिक जाएगा, तो हमारे पास ये टोटल 10 आ गया जी। तो वैल्यू हमारे पास बनेगी 13,000
शाबाश, नेक्स्ट वन 19 जी, द नेक्स्ट वन 11th कंप्लीट। बस अब ये टोटल नील हो गया और इसका टोटल बन गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का 179 जी। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन 73 और ये देखें आप यहां तक पहुंच गए। ओके हो गई बात? कोई मुश्किल? इजी है ना? अच्छा, अब ये कौन सा मेथड था हमारे पास? स्टेप डाउन मेथड। अब हम लोग गए थर्ड में। थर्ड में क्या होता है कि ये जो हम लोगों ने सेकंड मेथड देखा ना, इसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को तो सर्विसेज दे रहा, लेकिन दूसरे वाला पहले को सर्विसेज नहीं दे रहा था। लेकिन अब क्या है, दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करें। कैंटीन वाला मेंटेनेंस के एम्प्लॉयज को जाकर खाना खिलाएगा। भाई मेंटेनेंस वाला कैंटीन वाले के पास भी जो मशीनरी रखी है ना, जो कॉफी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए और इधर उधर बाकी चीजें, वो उनको भी मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, तो दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके को हम लोगों ने जाके दो मेथड से सॉल्व करना है। उनमें फर्स्ट वन हमारे पास आ गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। किस डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स को रिपीट करते रहो अनटिल के अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 ना आ जाए, उस टाइम तक रिपीट करते रहना जब तक के उनके जो अपोर्शन की टोटल कॉस्ट है वो 0 ना हो जाए, और अप्रोक्सीमेट इक्वल में भी 0 ना हो तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 या 1 हो जाए, वहां पे जाके आपने बस करनी है। और दूसरा मेथड क्या है कि आपने एक इक्वेशन बना लेनी है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, और उसको जाके सॉल्व कर लेना और बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों में से देखो भाई, अगर मेथड उसने नहीं बताया तो दोनों में से कोई से भी मेथड पे चले जा जो आपको ज्यादा इजी लगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कहे कि इस मेथड के मुताबिक मुझे बताओ, फिर मसला हो जाना है। अगर आपको कोई एक मेथड आता हुआ दूसरा ना आए, फिर मसला हो जाना है। अब आपने क्या करना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब यहां पर देखो, यहां पर भी उसने सेम, अब देखो जो चीज पहले आपको वो ये इस तरह से बता रहा था एक ही रो की फॉर्म में, वही चीजें अब उसने आपको बता दी हैं इन ओके, कि आपके पास जो इन अ फैक्ट्री विद 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, ये 3 है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, 4 नहीं है, ये 3 है, इसको 3 कर दें। And 2 service department, the operating cost for the month of October were as follows: department 1, 2 and 3 J, जबकि सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन एंड बॉयलर हाउस यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो, कहते हैं कॉस्ट ऑफ रनिंग द कैंटीन और अ पोर्शन ऑन ईच डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड बाय बेसिकली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हाँ, या हो सकता है कोई परसेंटेज वगैरह हमें बता दे तो हम उसके मुताबिक चले जाएंगे। इन ईच डिपार्टमेंट, जैसे कैंटीन के लिए ये देखो उसने परसेंटेज बता दी, तो कैंटीन वाला अपना एक्सपेंस अपने आप को नहीं देगा। कैंटीन वाला अपना एक्सपेंस अपने आप को नहीं देगा, बाकी सबके साथ वो कर देगा। अब देखो, वो तमाम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, साथ में खुद को नहीं, लेकिन दूसरे बॉयलर हाउस सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है एट द रेट ऑफ 10%। गॉट इट? लेकिन बॉयलर हाउस अपने आप को सर्विसेज नहीं देगा, अपने अलावा सबको सर्विसेज दे रहा है, और उसके लिए उन्होंने हमें परसेंटेजेस बता दी कि इस परसेंटेज के मुताबिक लेके चलना है, और इन परसेंटेजेस का टोटल आपके पास 100। बात समझ आई? क्लियर? अच्छा, अब देखें, कहते हैं द कॉस्ट ऑफ बॉयलर हाउस और अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ पावर बाय, तो ये कंजम्पशन ऑफ पावर है आपके पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। फिर कहते हैं प्रेपरेशन ऑफ अ स्टेटमेंट शोइंग द
allocation of cost to the production department using the repeated distribution method would be as follows. C stand for canteen and B stand for boiler house. अब देखें, ये वो कॉस्ट है जो स्टार्ट में उसने आपको बता दी। ऑलराइट, मतलब यहां से आपने ये अपनी टोटल कॉस्ट उठा ली, ये वाली पहुंच गई आपके पास। ये जाके अपने पास आपने, जब आपने सोल्यूशन बनाना हो तो कोशिश करें इसी तरह टेबुलेशन की फॉर्म में आए, टेबल बनाया करें। अच्छा, अब क्या करना है, अब जब एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो चाहे पहले डिपार्टमेंट को करो चाहे दूसरे को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, जैसा कि हम लोग सबसे पहले बॉयलर हाउस के पास चले गए। बॉयलर हाउस का टोटल एक्सपेंस कितना था? 100,000। हमने कहा चलो भाई अपने तमाम तरह एक्सपेंसेस को आपने अपोर्शन करना है टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड कैंटीन एंड सर्विस डिपार्टमेंट विच इज कैंटीन ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो बॉयलर हाउस की बेसिस क्या थी? ऑलराइट, तो मतलब 100,000 का 30% डिपार्टमेंट 1, 30% डिपार्टमेंट 2, 20% डिपार्टमेंट 3 एंड 20%, तो ये बनेगा 30,000, 30,000, 20,000, 20। क्लियर? वो जाके आपने रिकॉर्ड कर दिया जी। आप क्लियर? और तो जैसे ही आपने कैंटीन को भी 20,000 दे दिया, पहले उसका 78 था, तो अब उसका टोटल कितना हो गया? अब कैंटीन का 98 हमने रीअपोर्शन करना था, तो कैंटीन वाले से कहा कि भाई अपना तमाम तरह एक्सपेंस रीअपोर्शन करवा दो। तो जैसे इसने रीअपोर्शन करवाया तो उसके पास कौन किस बेसिस के ऊपर? इस बेसिस के ऊपर कि 40%, 20%, 30% एंड, तो ये देखो ये उन्होंने ये रेशोज ये वाली लिखी है 40, 20, 30 एंड 10। तो जैसे ही 98,000 का 40%, 39,200 दिस एंड दिस। ओके, अब यहां पर अगर आप गौर करें तो कैंटीन तो 0 हो गया, लेकिन बॉयलर के पास भी 9800 आ गया। अब 9800 को फिर से करना है, कौन सी बेसिस पर? वही जो पहले थी उसकी 30, 30, 20, 20। अब 9800 का 30% डिपार्टमेंट ए, 30% डिपार्टमेंट बी, 20% डिपार्टमेंट सी एंड 20%। अब इसका 9800 तो खत्म हुआ, लेकिन कैंटीन के बाद दोबारा से 1960 आ गया। अब इस 1960 को अपोर्शन करो, तो देखो जैसे नहीं है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कि बार बार एक ही डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को रिपीट किए जा रहे हैं, तो उस टाइम तक रिपीट करते जाएंगे जब तक ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 एंड 1 ना आ जाए। गॉट इट? बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो जैसे ये 0 और 1 मतलब इस तरह से 0 0 हो जाए, तब आपने जाकर इन सबको ऐड कर देना है। क्या आपको ये मेथड समझ आया सब बच्चों को? एक नजर इसका सोल्यूशन दोबारा से देख लो अच्छे से, एक नजर फिर से देख लो इसका सोल्यूशन। जी, किसी को कोई इशू इसमें? क्लियर ना? अच्छा, क्या मजे का टॉपिक नहीं है? खेल खेल में टॉपिक कंप्लीट हो जाता है हमारा, ऐसा ही है ना ऐसा? शाबाश, गुड। दूसरा मेथड है हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन का। अब देखो ये ना थोड़ा सा हमारे काम को ना लेंथी कर रहे हैं, मतलब पता नहीं होता, हम बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, 1 के इंतजार में है कि पता नहीं 1 कब आएगा, 0 कब आएगा। तो मतलब हो सकता है 10-12 मरतबा ही हमें रीअपोर्शनमेंट करनी पड़ जाए, तो क्यों ना हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर चले जाएं। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे बनेगी? देखिए भाई, दो डिपार्टमेंट हैं आपके पास जिनको रीअपोर्शन करना है आपने, उनमें एक आपके पास है कैंटीन और दूसरा आपके पास है बॉयलर हाउस। कैंटीन के टोटल एक्सपेंस को आप लोगों ने अज्यूम कर लेना है X, और बॉयलर हाउस के टोटल ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड अपोर्शन जो आपने करने उनको नाम कर दोगे Y। ओके, अच्छा अब देखिएगा जरा इक्वेशन क्या बनेगी। अब X क्या है बेसिकली? X एक तो है खुद कैंटीन का अपना एक्सपेंस, बात समझ आई?
कैंटीन का अपना एक्सपेंस एक्स की वैल्यू, हम लोग क्या कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू टोटल अपोर्शन्ड ओवरहेड ऑफ कैंटीन। तो एक तो उसने अपने आपके एक्सपेंसेस को अपोर्शन करवाना है, प्लस उसने जाना है, इसकी परसेंटेज क्या थी, 20% ऑफ बॉयलर हाउस भी उसने लेना है, 20% ऑफ, और बॉयलर्स हाउस वाले के एक्सपेंसेस कितने हैं, और इसको हम लोग वाई कह रहे हैं। तो साथ में हम लोग 78,000 प्लस 20% मतलब 0.2 ऑफ वाई भी साथ में लेंगे, तब जाके कैंटीन के टोटल अपोर्शन ओवरहेड बनेंगे। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? अच्छा फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिए। अगर मैं बॉयलर हाउस की बात करूं ना, तो बॉयलर हाउस ने टोटल अपोर्शन कितना करवाना है, एक तो उसने 100,000 अपने खुद का एक्सपेंस अपोर्शन करवाना है, लेकिन साथ में देखो, साथ में वो क्या करवा रहे हैं, 10% ऑफ एक्स, और कैंटीन के वो जो वैल्यू थी उसको एक्स कह रहे हैं ना, y इज इक्वल टू 100,000 प्लस 10% मतलब 0.1 ऑफ 7800 एक्स, 7800 नहीं, ओके बस इस बात का ख्याल रखना है, 78,000 या 100,000 नहीं लिख देना, वहां पर एक्स एंड वाई लिखना है। ये बात समझ आई है? ये आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, ये कैंटीन के लिए, और ये इक्वेशन आपके पास बनेगी, क्या आपको कोई इशू? क्लियर? अच्छा इसको ना जरा आप लोगों ने जाकर अपनी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है। जैसे ही आप इसको लिखोगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x माइनस 0.2 वाई इज इक्वल टू, और सेकंड वाली इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, 0.1 x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 100,000। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई? अच्छा ये x उधर लेके चले जाओ तो माइनस 0.1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 100,000 भी ठीक है, ओके। मैंने क्या किया, मैं y को इधर लेकर आया और 100,000 को इधर लेकर चला, डन। किसी को कोई एतराज? अच्छा अब उठा लेने आपने अपने कैलकुलेटर, अब आपने ये देखें इस वाला मेथड नहीं लेना, ये अब आपके लिए सारे का सारा इररेलेवेंट है, यहां तक ये इररेलेवेंट है। आपने अब यहां पे उठाना है कैलकुलेटर, एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। सेटअप 5 1 नंबर पे गए 1, हाँ जी, अब क्यू एम काम आ रही है नहीं आ रही, 0.2 78,000 0.1 -1 and minus 100,000 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 100,000। अच्छा x क्या था, कैंटीन, और आपके पास ये y की क्या वैल्यू आ रही है, 110,000, और y क्या था आपके पास, ऑलराइट। अब जब आप अपोर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप लोगों ने उठाने अपने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि आपके सर्विसेज डिपार्टमेंट का तो टोटल नील हो जाना है ना, तो आपने उठाने अपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और उनकी परसेंटेजेस, उसके मुताबिक आप लोगों ने चलना है, वो रेशोज बन जाएंगे आपके पास। अब आप नहीं आना है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने अपने एक्सपेंसेस हैं जो क्वेश्चन में गिवन थे, प्लस इसमें आप लोग ऐड करोगे बॉयलर हाउस। अब बॉयलर हाउस के लिए आप लोग देखो तो 30 एंड 20 के हिसाब से आ रहा था, तो जरा फाइंड करके देखो परसेंटेजेस। बॉयलर हाउस के लिए देखो अब वैल्यू क्या आ रही थी, तो 110 का 30%, फिर 30% 33,000 और 20% ये 22,000। बात क्लियर? बात क्लियर? अच्छा फिर
अगर आप लोग देखें कैंटीन वाला टोटल कितना आ रहा था, और कैंटीन वाले की परसेंटेजेस देखो 40 20 30। अब इसका टोटल 100 के इक्वल नहीं बनेगा ना, इनका टोटल आपका वो 110 और 100 बनेगा। ओके अच्छा, जैसे ही आपने ये वाली परसेंटेजेस अप्लाई की 40 20 30, बात क्लियर, तो इनका जाके टोटल कर लो। अब देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं आ गए? और सर्विस डिपार्टमेंट ने नील हो जाना है तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। क्या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी? जो भी आपके सर्विस डिपार्टमेंट हो, देखिएगा फिर से सुन लें, आप लोगों ने कैंटीन के ओवरहेड्स टोटल को एक्स का नाम दे देना है, और आप लोगों ने बॉयलर हाउस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स को वाई का नाम दे देना है। अब एक्स बेसिकली क्या है? हमने कहा टोटल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। हम सिर्फ 78,000 की नहीं बात कर रहे, 78,000 में अभी बॉयलर हाउस ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है, और वो कितनी परसेंटेज के मुताबिक करेगा आपने वो परसेंटेज भी देख लेनी है। तो ये जो x की वैल्यू आपके पास बेसिकली बनेगी वो बनेगी 78,000 प्लस, अब देखें परसेंटेज इसकी कितनी थी हमारे पास, कितनी, 20%, तो बन जाएगा 0.2। लेकिन बस इधर ख्याल रखिएगा 0.2 आप 100,000 ना कर देना, 0.2 किसका? बॉयलर हाउस का, और बॉयलर हाउस को क्या कह रहे हैं, तो ये इक्वेशन यूं बन जाएंगे। ओके, फिर जब बॉयलर हाउस में जाएंगे इज इक्वल टू, एक तो इसके ये 100,000 आ जाएगा, प्लस कैंटीन ने अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है कितनी, 10%, तो लिखेंगे 0.1, लेकिन 10% 78,000 का नहीं, ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। एक्स एंड वाई की वैल्यूज को फाइंड करोगे, आपके पास वो टोटल अपोर्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे कि टोटल इतने होंगे। वहां पर जाके सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने लेना है और उनको उनकी रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस के मुताबिक जाके एलोकेट। बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एम आई राइट? अब आपने क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं होम असाइनमेंट के तौर पर, करोगे ना सॉल्व? कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल, 10। ये पेज था आपकी बुक में 71। एग्जाम्पल नंबर 11। टेन एंड 11, 10 एंड 11 कर। 10 11 एंड 13। चलो 10 11 एंड 13 आपकी होम असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।